नमस्कार, स्वागत है आपका एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान का एक दिन का दौरा किया। पीएम मोदी जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे के अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंचे थे। पीएम मोदी के शिंजो आबे से व्यक्तिगत भी अच्छे रिश्ते थे। पीएम के इस दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए क्या कुछ है खास। आबे के अंतिम संस्कार की मुख्य बातें। 4000 लोगों ने दी शिंजो आबे को विदाई। जापान ने अपने पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को अंतिम विदाई दी। जुलाई में एक रैली के दौरान गोली मारकर आबे की हत्या कर दी गई थी। मंगलवार को जापान में शिंजो आबे को श्रद्धांजलि देने के लिए राजकीय अंतिम संस्कार का आयोजन किया गया, जिसने देश को 2 वर्गों में बांट दिया है। जापान के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में कई वैश्विक नेताओं समेत करीब 4000 लोग शामिल हुए। ये कार्यक्रम स्थानीय समय अनुसार दोपहर 2 बजे शुरू हुआ, जिसमें जापानी बलों ने शिंजो आबे के सम्मान में 19 गोलियां दागी। 700 विदेशी गणमान्य लोग जापान में। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंटनी अल्बनीज सहित लगभग 700 विदेशी गणमान्य शख्सियतें आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में हिस्सा लेने के लिए पहुंची। आबे को याद कर रहा है भारत। पीएम मोदी ने भी शिंजो आबे को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि भारत जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को आज याद कर रहा है। उन्होंने जापानी पीएम के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। वहीं किशिदा के साथ अपने द्विपक्षीय बैठक के दौरान पीएम मोदी ने शिंजो आबे के निधन पर अपनी गहरी शोक संवेदनाएं व्यक्त की। शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार का विरोध। आबे की पत्नी अकी आबे उनकी अस्थियों को टोक्यो के निप्पॉन बुडोकन हॉल लेकर आई हैं। हॉल में कुछ ही दूरी पर एक पार्क में हजारों जापानी आबे को श्रद्धांजलि देने के लिए सुबह से इकट्ठे हुए। लेकिन राजकीय अंतिम संस्कार के खिलाफ टोक्यो में विरोध प्रदर्शन भी हुआ। प्रदर्शनकारी आबे की विभाजनकारी नीतियों और समारोह के आयोजन में करीब 94 करोड़ रुपए खर्च करने के खिलाफ सड़कों पर उतरे। आबे और यूनिफिकेशन चर्च के बीच संबंधों की खबरों को लेकर भी लोग इस प्रदर्शन में शामिल हैं। आबे के हत्यारे तेत्सुया यामागामी ने चर्च पर उसके परिवार को आर्थिक रूप से बर्बाद करने के आरोप लगाए थे। पूछताछ में हत्यारे ने बताया कि 8 जुलाई को उसने शिंजो आबे को गोली इसलिए मारी थी क्योंकि वो चर्च के समर्थक थे। किशिदा ने किया अंतिम संस्कार कार्यक्रम का बचाव। आलोचनाओं के बीच किशिदा ने आवश्यक करार देते हुए राजकीय अंतिम संस्कार कार्यक्रम का बचाव किया। इसके लिए उन्होंने शिंजो आबे की उपलब्धियों और 260 से अधिक देशों और क्षेत्रों से आए करीब 1700 शोक संदेशों का हवाला दिया। तो शिंजो आबे के अंतिम संस्कार में पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे और शिंजो आबे को श्रद्धांजलि दी गई है। और खास दोस्त होने के नाते साफ तौर पर पीएम मोदी ने शिंजो आबे को श्रद्धांजलि दी और वर्तमान प्रधानमंत्री से भी खास बातचीत, द्विपक्षीय बातचीत की गई है। आपको बताएं कि शिंजो आबे की गोली मारकर हालांकि हत्या की गई थी चुनाव प्रचार के दौरान। चलिए, और इस पर खास बातचीत के लिए दीपक बोरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व राजदूत हैं। आपका स्वागत करना चाहूंगी दीपक जी, एफएम न्यूज पर स्वागत है आपका जी। जिस तरीके से आज जापान के टोक्यो में शिंजो आबे को अंतिम विदाई दी गई सर, और एक खास दोस्त होने के नाते पीएम नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे, उन्होंने भी श्रद्धांजलि दी, क्या कहेंगे इस पर? पहले आभारी हूँ आपने ये मौका दिया है आपके शानदार चैनल पर शरीक होने का, आपसे बातचीत करने का और आपसे सीखने का। बहुत कुछ सीखने को है।
सही आपने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे, शिंजो आबे उनके बहुत अजीज दोस्त। एक अंग्रेजी में कहा जाता है दे वर सोलमेट्स, उनकी आत्माओं का मिलन था। मैंने अपनी 50 साल डिप्लोमेसी में ऐसी कभी पर्सनल रैपर और दोस्ती नहीं देखी है जो मैंने देखी थी शिंजो आबे और नरेंद्र मोदी के बीच में। जब उनका निधन हुआ था, नरेंद्र मोदी की आंखें गीली थी और उन्होंने कहा कि ये ग्लोबल स्टेट्समैन था, आउटस्टैंडिंग लीडर था, रिमार्केबल एडमिनिस्ट्रेटर, और फिर बोले कि मेरा एक यार मुझसे बिछड़ गया है। मैम, इसमें आप देखिए जापान बहुत जल्दी बूढ़ा हो रहा है। 49 इयर्स उसकी मीडियन एज है। आधे जापानी 49 साल से कम है, आधे 49 साल से ज्यादा है। भारत दुनिया का सबसे जवान देश है, 29। आधी भारतवासी आपकी तरह 29 से कम है, आधी मेरी तरह 29 से ज्यादा है। ये नेचुरल पार्टनरशिप है दोनों के बीच में। पहला, सिक्योरिटी पर आबे सान और नरेंद्र भाई मोदी दो नेता हैं मैम, और मैं दोबारा कहता हूं, करोड़ों लोग आपका कार्यक्रम देखते हैं। दो नेता हैं जो ये समझ गए थे कि चीन को कंट्रोल करना पड़ेगा, चीन को काबू करना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत खतरनाक खिलाड़ी है हमारे इलाके में। इसीलिए चीन दोनों को गाली देता रहा है। शिंजो आबे को कहते थे तो बदमाश है, रिविजनिस्ट है, ये है वो है, और आप जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री के बारे में वो लोग क्या कहते, क्योंकि वो डर गए थे। इन दोनों ने मिलकर क्वाड की स्थापना की, क्योंकि शिंजो आबे ये कहते थे कि देखिए अभी तक तो अमेरिका हमारी सुरक्षा का उत्तरदायित्व उसके पास था, लेकिन अब अमेरिका थक चुका है। अगर वो वापस चला गया तो हम लोग क्या करेंगे, हमें आत्मनिर्भर होना है। इसीलिए उन्होंने ये समझा, और नरेंद्र मोदी ने भी ये समझा पूरी स्पष्ट रूप से, कि अगर दो देश हैं हमारे रीजन में, एक के पास टेक्नोलॉजी है, पैसा है, वो है जापान, दूसरे के पास ताकत है, मैन पावर है, टेक्नोलॉजी भी है, वो है भारत। अगर ये दोनों मिल जाएं तो चीन को कंट्रोल कर सकते। इसीलिए चीन बहुत नाराज हुआ। दूसरा, आबे सान, शिंजो आबे, जिनको मैंने बहुत बार उनका हाथ मिलाया है, मुझे भी बहुत बुरा लगा जब उनकी हत्या हुई। भारत में जब आए थे, कई बार मिले थे नरेंद्र मोदी। उन्होंने एक इकोनॉमिक्स का एक फिलॉसफी थी जिसको एबेनॉमिक्स कहते थे। एबेनॉमिक्स का मतलब खूब पैसा सरकार की तरफ से खर्च हो, बिजनेस कंपेटिटिवनेस बढ़े, रिफॉर्म्स लाए जाए। दूसरी तरफ हमारे पास मोदीनॉमिक्स है। मोदीनॉमिक्स भी बिल्कुल वही है। इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा पैसा सरकार का लगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी बिजनेस आसानी से हो, और फिर एक सोशल सेफ्टी नेट। कितने करोड़ लोगों को आपने मुफ्त राशन दिए, कितने लोगों के बैंक में पैसे डाले, स्पेंडिंग पावर पर, ये भी उनका कॉमेंट। और तीसरा, जापान को लेबर की जरूरत है, हमारे पास लेबर सरप्लस। आप जानते हैं कि स्ट्रक्चर्ड एमिग्रेशन इस समय भारत और जापान के बीच चल रही है। मैं एक मीटिंग में था जिसमें किसी ने पूछा, और जापानीज से बोले, जापानीज डेलीगेशन था, उनके पीएम नहीं थे, कि भाई आप तो चाइना से, कोरिया से, वियतनाम से बहुत से आपको स्किल्ड लेबर मिलेंगे। उनका जवाब था, वी प्रेफर इंडियंस, हम आपको पसंद करते हैं। तो अब उनका कस्टमाइज्ड इमिग्रेशन चल रहा है, कई हजार भारतवासी गए। तो इतनी सारी जब कोइंसिडेंट, जब उनकी आपस में मिलन होता है, तो फिर मैडम ये दोस्ती क्यों ना पड़े। बिल्कुल, वाकई दीपक जी, कई मिसालें देखी हैं, पूरी दुनिया ने देखी कैसे जापान और भारत, शिंजो और मोदी की दोस्ती थी, खासम खास दोस्त वो थे। लेकिन अब जब अंतिम संस्कार उनका हो गया है, हालांकि आज वर्तमान प्रधानमंत्री जो है किशिदा जी से भी उन्हें पीएम मोदी ने मुलाकात की, द्विपक्षीय बातचीत हुई। लेकिन क्या दीपक जी आप ये समझते हैं कि जो मुलाकात शिंजो आबे के साथ पीएम नरेंद्र मोदी की होती थी और उसका जो असर भारत में होता था, क्या अब वो असर दिख पाएगा भारत में दोनों की दोस्ती में? वो जो नए प्रधानमंत्री हैं जापान के, ये जो मैं कह रहा हूँ आपको बड़ा सोच समझ के कह रहा हूँ, he is a believer in Abe's philosophy without being Shinzo Abe. वो पूरा विश्वास रखते हैं उनकी फिलॉसफी में, लेकिन वो शिंजो आबे नहीं है, कुछ दूसरे रूप में शिंजो आबे हमारे सामने है। Exactly. तो जापान को इस समय मैम जो चाहिए, जापान को 20 साल तक तो उनकी 30 साल तक तो उनकी इकोनॉमी फंसी पड़ी थी, आगे नहीं हिलती थी, उसको झटका दिया, आगे बढ़ाया। आपको याद है फुकुशिमा में जो न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था, भारत सबसे पहले देशों में था जिसने मदद भेजी। जापानी लोग ये नोटिस करते हैं। दूसरे विश्व युद्ध में सारी दुनिया ने, जब जापान हार गया था, उनसे कहा कि हमें मुआवजा दो, भारत ने कहा हमें नहीं चाहिए। जापानीज लोग ये याद रखते हैं ऐसी चीजें कि भारत का गुडविल। अब आज का जो हमारे नेशनल हीरो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वो तो जापानियों के साथ
नागालैंड तक, मणिपुर तक पहुंच गए थे लड़ते, वो एक दूसरा इतिहास था। तो जापानीज लोग इसको याद रखते हैं कि अगर भारत और जापान मिल जाए, और कोई भी प्रधानमंत्री अगर जापान में आए, कोई भी प्रधानमंत्री भारत में आए, ये जो मिलन है, ये जो संबंध है, इसको अब लौटा नहीं सकते। अब ये वापस नहीं जाएंगे, ये आगे बढ़ते जाए। मैं तो गया हूं उस देश में, मैं जो सम्मान देते हैं भारतवासियों को, जो इज्जत देते हैं, वो यूर फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम द लैंड ऑफ मोदी। जी हाँ, मैं उसी देश से आता हूँ, बड़े खुश होते हैं। तो दीपक जी, आप पूर्व राजदूत रहे हैं, एक लंबा अनुभव सर आपके पास है, ऐसे में अब आप कैसे देख पा रहे हैं आगे क्या परिस्थितियां होंगी, क्योंकि हालांकि पूरी कोशिश रहेगी कि किस तरीके से संबंधों को बेहद ज़्यादा मधुर बनाया जाए, और क्योंकि वैश्विक तौर पर ज़रूरी भी है। ऐसे में अब आपको क्या लगता है कि क्या असर भारत में पड़ेगा या फिर जापान में, या फिर क्या आप देख पा रहे हैं आगे की क्या कुछ जो परिस्थितियां आप देख रहे हैं जापान और भारत के संबंधों की? अगर बात की जाए वैश्विक तौर पर, आर्थिक संबंध हो गए, तमाम ऐसी जो मदद हम एक दूसरे को करते आ रहे थे अब तक, क्या लगता है कोई असर उस पर पड़ेगा? क्या आप इस पर मुझे ये लगता है और मजबूत होंगे। आबे साहब ने तो कई बार कहा था कि जापानी कंपनियां ने जो पूंजी निवेश किया था चीन में, आपने चीन को ऊपर आने की जो क्षमता, जो ताकत दी थी, अब आप लोग गलती कर बैठे हैं वहां पर। अब हट जाओ चीन से, या तो वापस जापान में आओ, उन्होंने तो पैसे भी रखे हुए थे उसके लिए, या वापस जापान में आओ, या उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण चीज कही थी, भारत चले जाओ, क्योंकि भारत के पास ये क्षमता है कि आपको वही सुविधाएं देगा, बल्कि हम लोग वो, कई बार उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया था कि इंडिया कैन बी चाइना प्लस, जो चीन ने आपको दिया भारत आपको कहीं ज्यादा देगा। तो मैम ये तो बढ़ता जाएगा। हमारे सामने दो बहुत बड़ी चुनौतियां पूरे विश्व के सामने, एक तो चीनी महामारी है, उस पर कंट्रोल करना है, और दूसरी हमारे पास क्लाइमेट चेंज है। और दोनों में जब जापान के लीडर्स बोलते हैं, हमारे लीडर्स बोलते हैं, मुझे लगता है एक ही आवाज है। दो जिस्म जरूर है, लेकिन आवाज उनकी एक ही है। तो इसमें अब कोई दरार नहीं आ सकती हमारे जो द्विपक्षीय संबंध। वाकई दीपक जी, बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए। बहुत बेहतर शख्सियत आप हैं, और बेहतर अंदाज में आपने पूरी बातें बताई कि किस तरीके से जो संबंध होने वाले हैं और मजबूत होंगे, और जो दुश्मन देश हैं उन्हें बचकर हमसे रहना है। बहुत शुक्रिया दीपक जी तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए, हमें समय देने के लिए। तो हमारे साथ पूर्व राजदूत दीपक बोरा जी थे, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो संबंध है वो और ज़्यादा प्रगाढ़ होंगे। ऐसा नहीं है कि जो शिंजो आबे और पीएम नरेंद्र मोदी की दोस्ती थी वो यहीं पर समाप्त हो जाएगी। दरअसल क्या होता है कि दोस्ती, भले ही दोस्त ना रहे, लेकिन किससे आजीवन रहते हैं, उनके रिश्तों की मधुरता आजीवन रहती है, उनके संबंध आजीवन रहते हैं। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि जापान के साथ जो पीएम नरेंद्र मोदी का जो भारत का रिश्ता है वो आजीवन ऐसे ही चलता रहेगा। और ये भी साफ तौर पर दीपक जी ने बताया कि जो दुश्मन देश हैं उनकी शामत आने वाली है, क्योंकि जो मोदी शख्सियत है वो किस तरीके से अपना लोगों को बनाती है, वो खासियत हमने देखी है। और इसी को लेकर आज साफ तौर पर आपको बताएं कि वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं फुमियो किशिदा, उनसे भी द्विपक्षीय बातचीत हुई है पीएम नरेंद्र मोदी की, जिसका असर साफ तौर पर कहा जाए तो आने वाले वक्त में देखा जाएगा।